हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, माफी चाहती हूँ कि मेरा ये वीडियो एक दो दिन लेट हुआ। किसी वजह से मैं इस वीडियो को आपके बीच लाने में थोड़ा देरी हुई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और मित्रवत सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उनके कुछ उपयोग मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे। अब आगे मैं आपको इसी क्रम में आगे बताऊंगी। इसी के आगे का मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। बच्चों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, लास्ट तक इसको देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में मित्रवत सूक्ष्म जीवों की पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या योगदान है वो बताया था। और दूध से दही बनना, पनीर, अचार, इसमें सूक्ष्म जीवों का रोल बताया था। और इसका वाणिज्यिक उपयोग, इसमें अल्कोहल, शराब आदि के उत्पादन में इनका रोल बताया था और किण्वन बताया था। इसी क्रम में आज हम आप अगला इसका उपयोग लेकर के आए हैं, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ये क्या होते हैं बच्चों? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं और कुछ औषधियां जो होती हैं सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं। कुछ औषधियों के स्रोत सूक्ष्म जीव होते हैं। भाई ये क्या करती हैं औषधियां? ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। या तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देंगी और या फिर इनकी वृद्धि को ये रोक देंगी, उसको बढ़ने नहीं देंगी। तो इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक औषधि अथवा एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। आपने सुना होगा कि हम डॉक्टर के जाते हैं, हमें कोई जीवाणु जनित रोग या कोई विषाणु जनित रोग हो जाता है तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक दवा देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ये ऐसी औषधियां होती हैं जिनके स्रोत सूक्ष्म जीव हैं, अर्थात जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती हैं। ऐसी दवाओं को हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं और ये सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देती हैं अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती हैं। अब ये जो औषधियां हैं हमारी एंटीबायोटिक, ये किन किन सूक्ष्म जीवों से बनती हैं, आइए देखते हैं। ये जीवाणु व कवक से भी अनेक प्रतिजैविक औषधियां प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो कौन से सूक्ष्म जीव से बनती है? कवक से। पेनिसिलिन किससे बनती है? कवक से। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज अलेक्जेंडर, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1929 में इसकी खोज करी थी। वो जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन पर अपना प्रयोग कर रहे थे। वहां इन्होंने देखा कि फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे थे और ये बीजाणु क्या कर रहे थे? जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे थे। तो बाद में इन्होंने इस तरीके से पेनिसिलिन की खोज की। तो ये बनने वाली, इसके बारे में एक बात और बता दें, ये पहली बनने वाली एंटीबायोटिक दवा है या प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलिन किससे बनती है? कवक से बनती है। इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस पर हमारा क्वेश्चन आ जाए तो अब ये बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। अगली औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये किससे बनती है?
ये जीवाणु से बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से प्राप्त होती है। ये भी विभिन्न रोगों के उपचार के लिए दी जाती है। इसी क्रम में और भी हैं ये टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये भी सब हमारी एंटीबायोटिक औषधियां या प्रतिजैविक औषधियां हैं जो इन सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती हैं। तो हमने इनके बारे में पढ़ा। और ये जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं ये पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी मिलाकर के दी जाती हैं जिससे पशुओं की भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो सके। अब आते हैं अगला, वैक्सीन या टीका। आपने सुना होगा बच्चों, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के टीका लग रहा है या वैक्सीन लग रही है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये टीके होते क्या हैं? आइए जानते हैं क्या होती है वैक्सीन या टीका। इसमें क्या होता है कि यदि हम मृत अथवा निष्क्रिय, या तो मृत हो या निष्क्रिय हो, सूक्ष्म जीवों को, जब हम मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दें तो शरीर की कोशिकाएं तो यही समझेंगी कि भाई वो जो सूक्ष्म जीव है उसने शरीर पर अटैक कर दिया है। तो उसको उत्तर देने के लिए शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरोधी बना लेंगी, प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेंगी। और ये जो प्रतिरक्षी हैं ये रोग कारक को नष्ट कर देंगी। ये जो प्रतिरक्षी बन गई हैं, और अगर भविष्य में वास्तव में कभी ये सूक्ष्म जीव हमसे हमारे शरीर पे अटैक कर दें तो ये प्रतिरक्षी जो पहले से बनी हुई हैं हमारे शरीर में, ये उस रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। अतः सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो ये क्या है? ये जो मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को जो स्वस्थ शरीर में हमने प्रविष्ट कराया है, इसी को हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। तो ये टीका या वैक्सीन में क्या होता है? ये मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनको हम एक स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं और हमारा शरीर समझता है कि भाई अटैक हो गया इस सूक्ष्म जीव का, वो उसके लिए प्रतिरक्षी तैयार कर देता है। और जब भविष्य में हमारे शरीर में अब उस रोग के लिए प्रतिरक्षी बन चुके हैं, अब भविष्य में इस सूक्ष्म जीव का वास्तव में कभी अटैक होता है, इस सूक्ष्म जीव का कभी संक्रमण हमारे शरीर में होता है, इसके प्रतिरक्षी पहले से हमारे शरीर में मौजूद है और ये प्रतिरक्षी पहले से मौजूद है तो इसके संक्रमण को बढ़ने नहीं देते बल्कि इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि टीका या वैक्सीन कैसे हमारी मदद करता है। आपने देखा होगा कि आपके छोटे छोटे भाइयों के टीके लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस जिस के टीके लगते हैं ये अलग अलग समय पे लगते हैं। कोई 1 महीने पे, इसका एक पूरा चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं बच्चों में। तो ये जब जिन बच्चों को टीका लग जाता है तो उन बच्चों में भविष्य में यदि इसका कभी इन्फेक्शन होता है तो क्योंकि उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी पहले ही बना चुका है, तो इस जो इन्फेक्शन हुआ है इसका शरीर पे कोई विशेष फर्क नहीं होता। इस तरीके से टीका या वैक्सीन हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगला है, इसी में आगे एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1738 में चेचक के टीके की खोज की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1738 में। और आपने ये भी सुना होगा बच्चों, अभी ये सरकार की एक विशेष योजना रही है पिछले लगभग 10-15 सालों में, पल्स पोलियो डे। किसी संडे वाले दिन पल्स पोलियो डे आपने सुना होगा। आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाने ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पोलियो ड्रॉप दी जाती है, जो ये टीका ही है। ये जो टीका है ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। ये जो पोलियो का टीका है ये बच्चों को किसके रूप में दिया जाता है? ड्रॉप के रूप में। बच्चों के ड्रॉप मतलब मुंह में डाल दी जाती है ये दवा। इस तरीके से ये छोटे बच्चों की पोलियो से रक्षा करता है, क्योंकि जब ये पोलियो की ये टीका शरीर में चला गया तो उसके प्रतिरक्षी बन जाएंगे और भविष्य में जब पोलियो का जब वो होगा तो ये उस रोग को बढ़ने नहीं देंगे। तो टीका मनुष्य एवं जंतुओं की अनेक रोगों से रक्षा करता है। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन जो है बड़े स्तर पर किया जाता है। सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन एक बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, तभी बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। तो हमने जाना बच्चों कि टीका क्या होता है।
हमने देखा सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग देखा, टीका देखा, टीका क्या होता है। अब देखते हैं मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों का अगला हमारा उपयोग, मित्रवत रवैया इनका। अगला क्या है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं, उसकी फर्टिलिटी उपजाऊपन कैसे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु और कुछ नीले हरे शैवाल, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, अभी हम इसको इसी चैप्टर में आगे भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ये स्थिर करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को ये बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। कौन, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसकी कमी को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, यानी कि मिट्टी में उपजाऊपन आ जाता है। तो ये भी एक सूक्ष्म जीवों का ये एक मित्रवत व्यवहार है। हानिकारक सूक्ष्म जीव, तो बच्चों हमने अभी लाभदायक या मित्रवत सूक्ष्म जीव पढ़े, अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ पौधों में करते हैं और कुछ जंतुओं में करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक। जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु या रोगजनक। अब मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग कारक हैं या जो उस मनुष्य में रोग फैलाते हैं, उनके विषय में हम चलिए जानते हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। तो देखिए इसके कई माध्यम हैं। श्वास द्वारा भी प्रवेश कर सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं उसके द्वारा भी सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं, या पेयजल, अगर दूषित जल का हम सेवन करते हैं उसके द्वारा भी करते हैं, या दूषित भोजन। तो ये तीन तरीके हुए, श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा या फिर दूषित भोजन के द्वारा। और चौथा तरीका है संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क द्वारा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, वो किसी बीमारी से संक्रमित है, तो जब हम स्वस्थ व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ये सीधे सीधे भी उस स्वस्थ व्यक्ति में रोगाणु फैल जाते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किस किस तरीके से जाते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक संपर्क के द्वारा। इस तरीके से ये सूक्ष्म जीव में जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक, या अभी हमने जो माध्यम बताए थे इनके द्वारा फैलती हैं, तो हम ऐसी बीमारियों को या ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहते हैं, या संक्रामक रोग, संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब इनका संचरण किसी न किसी माध्यम से होता है, तो ये संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण है हैजा, सर्दी, जुकाम एवं चिकन पॉक्स आदि। बच्चों कुछ कीट भी ऐसे होते हैं, कुछ कीट एवं जंतु कि ये भी रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक होते हैं। मतलब ये भी क्या करते हैं कि जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, रोग वाहक या वेक्टर। इस बीमारी का वेक्टर या रोग वाहक। मतलब ये जो कीट और जंतु है ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये केवल जो रोगाणु है, जो सूक्ष्म जीव है, ये उनको केवल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, रोगी व्यक्ति से उनको लेकर के स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ये
जो कीट एवं जंतु हैं ये क्या कहलाते हैं? रोग वाहक, मतलब रोगों को लेकर के जाने वाले। इसका उदाहरण है मक्खी। मक्खी तो बच्चों हम सबने देखी है। मक्खी कैसे रोग वाहक है? मक्खी आपके खाने पर बैठी, गंदी जगह पे बैठी, सबसे पहले गंदी जगह, रोगी व्यक्ति या सड़ी गली मृत चीजों, ऐसी जगह पर बैठी जहां सूक्ष्म जीव थे, तो वो सूक्ष्म जीव इसके शरीर से चिपक जाते हैं। और जब ये मक्खी उड़ करके उन सूक्ष्म जीवों को लेकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति या किसी के खाने पर बैठ जाती है, तो ये सूक्ष्म जीवें वहां पर ये छोड़ देती है। और जब वो सूक्ष्म जीव किसी भी माध्यम से, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, जब ये हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं, तो ये विभिन्न बीमारियां पैदा करते हैं। तो मक्खी क्या है? एक रोग वाहक, रोगों को फैलाने का वाहक है। ये रोगों को फैलाती है। ये रोग करने वाले सूक्ष्म जीवों को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलाती है। इसी क्रम में मलेरिया परजीवी, ये क्या होता है? जो मलेरिया करता है, मलेरिया को करने वाला परजीवी, इसका नाम है बच्चों प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? ये मलेरिया रोग करता है। और ये प्लाज्मोडियम है क्या है? ये हमने जब सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े थे, उस प्रकार में एक प्रकार था प्रोटोजुआ वर्ग, उसी में एक था प्रोटोजुआ। तो ये एक प्रोटोजुआ वर्ग का प्राणी है, प्रोटोजुअन है ये प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ संघ का एक प्राणी है। ये प्रोटोजुआ संघ का प्राणी है, ठीक है। तो ये एक प्रोटोजुआ है प्लाज्मोडियम, और या मलेरिया परजीवी कह लो। और इसका वाहक कौन है? इसको पहुंचा कौन रहा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। अच्छा बच्चों, यहां हमने आप बताया कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ये प्लाज्मोडियम को या मलेरिया परजीवी को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाने का कार्य करता है। तो एक बात बताइए, मादा एनाफ्लीज मच्छर ही क्यों करता है, नर एनाफ्लीज मच्छर क्यों नहीं करता? बच्चों आज हम आपको इसका कारण बताएंगे। होता क्या है बच्चों, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, इसके मुख में ऐसे उपांग मौजूद होते हैं जो मनुष्य की स्किन को आसानी से काट पाते हैं। और जब ये काटेंगे, उसका खून पिएंगे मनुष्य का, तभी ये परजीवी इनकी लार में आ जाएगा। और फिर ये किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पे जाके यही मच्छर बैठेगा, तो वहां भी ये खाएगा उसको। तो ये अपने जो मलेरिया के परजीवी या प्लाज्मोडियम लेकर गया था, ये वहां स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में छोड़ दे। और जो नर एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसमें ये त्वचा को काटने वाले उपांग नहीं होते। उसके मुख में त्वचा को काटने वाले उपांग नहीं होते, ऐसे उपांग नहीं होते त्वचा को काट कर सके। ये केवल फूलों का रस आदि ही चूस पाता है। ये त्वचा को भेद करके ब्लड नहीं पी पाता। इसीलिए ये काम वाहक का होने का कौन करती है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसी तरीके से बच्चों, अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले डेंगू के भी काफी केस पूरे देश में मिले थे। तो डेंगू होता किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा। जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रहा था, ऐसे डेंगू को करने वाला कौन है? एक वायरस है। लेकिन इस वायरस को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहचान पहुंचाने का कार्य कौन करती है? मादा एडीज मच्छर। का नाम क्या है? मादा एडीज मच्छर। ये भी मादा है क्योंकि यही स्किन भेद पाएगी। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाती है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि जो कीट या जंतु हैं, ये भी एक रोग वाहक हैं। मतलब रोगाणु या सूक्ष्म जीवों को ये भी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो हमको अगर इन बीमारियों से बचना है, तो अपने घर में इन सूक्ष्म जीवों पर कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? मच्छर के बारे में बच्चों ये तो आप जानते ही हैं। इस समय सरकार अनेकों वो भी चलाती है कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत घरों में जो पानी जमा हो जाता है, वो पानी नहीं जमा होना चाहिए। पानी हम कूलर में, टायरों में, फूलदानों आदि में ये इकट्ठा हो जाता है, या आसपास के
कहीं गड्ढा वड्ढा हुआ हो जाता है, और पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं, और इनके अंडे अंडे से जो लार्वा वगैरह बनते हैं वो पानी में ही बनता है। तो जहाँ पानी इकट्ठा हुआ वहीं इनके अंडे, और उससे फिर आगे स्वस्थ जीव निकलेगा, वहीं ये सब काम होते हैं। तो ये क्या होगा, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये रोगों को तेजी से फैलाएंगे। अतः हमें अपने घर में पानी आदि को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। कूलर आदि की सफाई करके रखना चाहिए, जिससे कि ये मच्छर ना पनपे। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तो भी मच्छरों से बचे रहेंगे, या फिर ये मोर्टीन वगैरह ये आती हैं, आपने सब सुना होगा, ये भी मच्छरों को रोकने का कार्य करती हैं। मेन तो ये है कि मच्छरों को पनपने ही नहीं दिया जाए, इनकी संख्या को बढ़ने ही ना दिया जाए। तो बच्चों, ये हमने आपको बताया कि मच्छर जल में पैदा होते हैं, और हम इसको जल को रोकेंगे तो ये मच्छर पे कंट्रोल होगा। मक्खी के बारे में भी आप जानते हैं, मक्खी को कैसे कंट्रोल करना है। मक्खी तो कंट्रोल मुश्किल ही होती है, तो हमको अपना भोजन, खाने की चीजें और ये सब हमको ढक के रखना चाहिए। बाजार के जो कटे फल हैं जिन पर मक्खियां खूब बैठ रही हैं, वो हमको नहीं खाने चाहिए। फल खाना है, साबुत फल लाइए, घर में उसको अच्छे से धोइए और धो करके तब खाइए। कटे हुए फल पे बाजार में धूल, मिट्टी, डस्ट और मक्खी आदि लगती हैं। जब हम उनको खा लेते हैं तो वो सारी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये हमने देखे थे कि किस किस माध्यम से रोगाणु या सूक्ष्म जीव स्वस्थ रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इसी क्रम में बच्चों हम आगे चलते हैं। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। मनुष्य में भी जो सूक्ष्म जीव हैं ये काफी रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से हैं वो रोग, आइए जानते हैं। ये देखिए टेबल लगी है, इसमें सबसे पहले है क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस। ये फैलता किसके द्वारा है, जीवाणु द्वारा। मतलब इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन है, जो रोग कर रहा है वो कौन करता है, जीवाणु करता है। जीवाणु रोग कारक है तो इसके संचरण का क्या तरीका है, मतलब ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे जा रहा है, तो संचरण का तरीका है वायु। ये किसके द्वारा जो फैलता है, ये वायु के द्वारा। इसी तरीके से खसरा, खसरा एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। क्षय रोग या टीबी जीवाणु जनित रोग है, और खसरा वायरस द्वारा होने वाले रोग है, लेकिन इसके संचरण का तरीका भी वायु है। जो खसरे का वायरस है वो वायु के द्वारा ही रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंचता है। अगला आएगा चिकन पॉक्स। ये भी एक वायरस जनित रोग है, और ये भी कैसे फैलता है, वायु द्वारा या फिर सीधे संपर्क द्वारा। मान लीजिए किसी रोगी व्यक्ति अगर हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। और इसको ये फैलता किसके द्वारा, इसका संचरण कैसे होता है, वायु द्वारा भी होता है और जल द्वारा भी होता है। तो ये सारे इनके संचरण का तरीका आपने देखा, सबका वायु ही था, वायु था इन सभी का। तो रोगी व्यक्ति को इसमें क्या करना चाहिए, बचाव के उपाय क्या हैं, जो सामान्य उपाय हैं वो क्या हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, और रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको भी अलग रखना चाहिए। रोगी के बर्तन है या और यूज करने वाली चीजें हैं, तौलिया है, रुमाल है, या उसके और कपड़े हैं, वो उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगला आता है बच्चों इसी क्रम में हैजा। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है, और इसके संचरण का तरीका क्या है, दूषित जल और भोजन। टाइफाइड, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी जीवाणु से होता है, और इसके संचरण का तरीका भी क्या है, जल। इन दोनों का, हैजा और टाइफाइड, दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं और दोनों ही दूषित जल के द्वारा फैलते हैं। इसके लिए हमको ये हैजा ना हो, टाइफाइड ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। व्यक्तिगत मीन्स अपने शरीर की अच्छे से स्वच्छता रखनी चाहिए, जैसे नाखून काटना, हाथ धोना, खाने से पहले और खाने से बाद में हाथ धोना, सर में कंघी करना, बालों को साफ रखना,
इस तरीके से ये व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपना करके हम इस रोग से बच सकते हैं, या फिर भली भांति पका भोजन या उबला पेयजल हमको इस्तेमाल में कर लाना चाहिए, और इसमें टीकाकरण जरूर होना चाहिए। अगला है हेपेटाइटिस ए। ये भी वायरस जनित रोग है। इस किससे फैलता है? जल से। उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए इसमें, और टीकाकरण कराना चाहिए। हेपेटाइटिस ए के तो टीके लगते हैं, ये हमको समय पर लगवाना चाहिए। अगला है मलेरिया। मलेरिया भी अभी हमने पीछे बताया था। ये एक प्रोटोजोआ वर्ग का प्राणी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये नीचे लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम ये क्या करता है? ये प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया रोग को फैलाता है। और इसका वाहक कौन है? मच्छर। इसके लिए वही मच्छरों वाली सावधानियां, मच्छरदानी का प्रयोग करो, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करो, कीटनाशक का छिड़काव कराओ, और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होना चाहिए। उस जल को हम हटा करके उस जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों, ये हमने बीमारियां पढ़ी थी मनुष्य में होने वाले रोग। ये सारी बीमारियां कैसी थी? जो मनुष्य में होती हैं विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिसमें हमने जीवाणु जनित रोग भी देखे, विषाणु जनित रोग भी देखे, और प्रोटोजोआ जनित रोग भी देखे। इसी में दाद, खाज, खुजली, ये फंजाई के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, या अच्छे से आपको लगा है वाकई में अच्छा है या पसंद आया है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो बच्चों, इसी के साथ साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी शुभकामना के साथ बच्चों गुड बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।